हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में हीट और मास ट्रांसफ़र का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में हम इसी के आसपास घूमेंगे कि हीट और मास ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, कूलिंग कैसे हो रही है, हीटिंग कैसे हो रही है, कितना एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए किसी चीज़ को सूखने के लिए, ड्राइंग के लिए। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग में आते हैं या फिर सीरियल पल्सिजेज फ्रूट्स की प्रोसेसिंग में आते हैं, तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो है क्या। तो हीट ट्रांसफ़र को हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी का एक रीजन से दूसरे रीजन पर जाना ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ड्यू टू किसकी वजह से, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दो पॉइंट होंगे। मान लीजिए इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है। ये एक हमारे पास रोड है, तो रोड के एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है, और जो T1 टेम्परेचर है वो ज़्यादा है T2 से। तो हीट T1 से T2 की तरफ क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो उसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कह रहे हैं। तो तीन मोड से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है कंडक्शन, दूसरा आता है कन्वेक्शन, और तीसरा आता है रेडिएशन। तीसरा आता है हमारे पास रेडिएशन। तो इन तीन मेथड्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, कन्वेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंडक्शन पर। तो कंडक्शन क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू अनदर पार्ट ऑफ सेम सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसे हम कंडक्शन ऑफ हीट कहेंगे। या फिर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो जो कंडक्शन है उस जो उसके काजेज़ हैं उसके पीछे दो मैकेनिज़्म है। ठीक है, टू मैकेनिज़्म है जिनकी वजह से कंडक्शन चलता है। तो वो दो मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशंस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सॉलिड्स है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली, तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है जो क्लोजली पैक्ड है उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वो अपना मोमेंटम दूसरे एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, एनर्जी के कैरियर हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के भी हम इन्हें कैरियर कह देते हैं, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें। हाँ, तो जो कंडक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए उसके फ्लो ऑफ हीट को, कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मेटल में कितने जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो हो रहा है। तो इसके लिए एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो हीट के कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ जो डिफाइन करेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन ए सब्सटेंस। तो ये जो लॉ है ये डिफाइन करता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है किसी भी सॉलिड मटेरियल में वो कैसे ट्रैवल करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ सेक्शन। ठीक है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब्सटेंस के, और दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, मीन्स टेम्परेचर का डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस जैसे कि यहाँ पर हमने लिया T1 T2 और लेंथ कितनी है इसकी। ठीक है, रोड के लेंथ के हिसाब से टेम्परेचर कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है दूसरे एंड पर। तो मैंने बोला कि क्या उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इसको हम क्या कह देंगे, फर्स्ट इक्वेशन, कि रेट ऑफ हीट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, dt/dx। ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज ऑफ लेंथ। और अगर इन दोनों इक्वेशन से हम क्या पाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्याउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dt/dx। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कोई एक कांस्टेंट ले आएंगे जिसे हम
के कहेंगे, और के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। बट क्या होता है, हमारी ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये क्या होती है, नेगेटिव होता है। जो हीट है वो कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। जो हीट का फ्लो होता है वो क्या होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। तो जो ग्रेडियंट आएगा, ठीक है, जो ग्रेडियंट आएगा T2 माइनस T1 वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस KA/dT/dx। तो फोरियर्स लॉ ये हमें बताता है। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, जो ये के है ये बताएगा कि मटेरियल कितना कंडक्ट कर रहा है हीट को फ्लो करने के लिए, कितना अलो कर रहा है या कितना परमिट कर रहा है हीट का फ्लो करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 410 वाट पर केल्विन, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मटेरियल की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अगर कन्वेक्शन की हम बात करें तो कन्वेक्शन क्या होता है, तो कन्वेक्शन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन ए फ्लूइड बाय मिक्सिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ फ्लूइड विद अनदर। मतलब कि फ्लूइड के अंदर अंदर जो हीट का ट्रांसफर होगा उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। तो मीन्स मान लीजिए ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को बॉईल कर रखा है, और ये हमारे पास जो वाटर है इसका जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो जो हमारे पास जो पानी आएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के पास आप मान सकते हैं। मीन्स ना तो इससे ज़्यादा जाएगा ना इससे कम जाएगा, बीच में कोई टेम्परेचर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पानी से हीट ट्रांसफ़र कहाँ पर हुई, 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में। और जो कन्वेक्शन है वो दो तरह से हो सकता है, जैसे कि फ्री या फिर नेचुरल कन्वेक्शन हो सकता है, जिसमें हमें कोई भी फोर्स ना लगानी पड़े, नेचुरली हीट ट्रांसफ़र हो जाए। जो सेकेंडली है वो हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है, मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र हमें करवाना पड़ता है, ठीक है। हीट का ट्रांसफ़र इसमें हमें करवाना पड़ता है, मीन्स वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर इसमें हम बात करें कि रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अलग से एक लॉ है जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाएंगे तो गर्म वाला पानी अपनी हीट को किस में ट्रांसफ़र कर देगा, कम टेम्परेचर वाले में, कम टेम्परेचर वाले फ्लूइड में। तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली उसकी कूलिंग हो जाएगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसलिए हम इसे बोलते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ जो कूलिंग है वो कहता है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, मींस फ्लूइड का कितना एरिया उसके कांटेक्ट में आया। सेम वही चीज़ बोलता है जो कि किसने बोली थी, फोरियर्स लॉ ने हीट कंडक्शन के लिए बोली थी। दूसरी चीज़ ये बोलता है कि जो हीट फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से ये सेम दो इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टी एस माइनस टी एफ। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या कह देंगे, जिसे हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर देंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल एच को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्या बोल देंगे इसे, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, रेट ऑफ हीट फ्लो की, किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसे हम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड मेथड पर चलें तो थर्ड हमारे पास क्या है, रेडिएशन। थर्ड हमारे पास क्या है, रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू स्पेस और मैटर। किसी भी स्पेस या किसी भी मैटर से हीट का
ट्रांसफ़र हो विदाउट द कंडक्शन और कन्वेक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन को छोड़कर अगर किसी और तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडिएशन। अगर सिमिलरली उसी तरह हम निकालना चाहें कि रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे हो रहा है रेडिएशन में, तो ये 3 लॉ ऑफ रेडिएशन है, उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिएशन, तो 3 लॉज है जिन पे फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करता है। तो जो पहला लॉ है वो है वीन्स लॉ, पहला जो लॉ है वो है वीन्स लॉ। दूसरा जो लॉ है वो है किरचॉफ्स लॉ, क्या है, किरचॉफ्स लॉ। और तीसरा लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो वेन्स लॉ क्या कहता है कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, उसमें जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, टेम्परेचर के। तो ये कौन कहता है, वेन्स लॉ कहता है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि जितनी एमिसिविटी है, एक बॉडी जो है जितना एमिट कर रही है, एमिट मतलब जितना निकाल रही है, जितनी हीट एमिट कर रही है उतना ही क्या कर सकती है, वो एब्जॉर्ब कर सकती है उसी टेम्परेचर ग्रेडियंट पर या उसी सेम टेम्परेचर पर। बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि ब्लैक बॉडी जो हमारे पास है, स्टीफन बोल्ट्जमैन किसके बारे में बात करते हैं, ब्लैक बॉडी। जो भी हमारे पास ब्लैक बॉडी है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, जो ब्लैक बॉडी है, जो ब्लैक बॉडी है उसकी जो एमिसिव पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसकी जो एमिसिव पावर है, एमिसिव मतलब एमिट करने की जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 4 टाइम्स द पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो इसका हीट फ्लो रेट होगा उसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटकर हमारे पास कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, कांस्टेंट क्या आएगा, एक दूसरा क्या था कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो तो सरफेस एरिया देखेगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा वहाँ से हीट ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एफ सिग्मा ए टी की पावर 4। तो जो एफ है वो क्या है, वो हमारे पास एक फैक्टर है जो कि ज्योमेट्री या फिर उसकी सरफेस पे डिपेंड करेगा। ये जो सिग्मा है ये हमारे पास स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वो होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ऐसी कुछ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, हाँ इतनी होती है, यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, वो तो हम इसको इधर ला के देख लेंगे। अगर अब मैं इन पे न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ठीक है, किस किस पे, फोरियर्स लॉ पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर और इस पे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ पर एक एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हाँ, तो जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, आपने पॉज करके देख लिया होगा, तो उसके हिसाब से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, कॉपर की प्लेट है। क्या है ये, हमारे पास कॉपर की प्लेट है। इधर जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 350 डिग्री सेल्सियस। इधर जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितने पर है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हुई, ये हुई, ये क्या हुई, टेम्परेचर ग्रेडियंट की T1 से T2 टेम्परेचर पर आ गया है। ठीक है, और जो इसकी विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 45 mm। थिकनेस जो है कॉपर प्लेट की वो इतनी है। क्या है ये, कॉपर प्लेट। ठीक है, तो मटेरियल पर डिपेंड करेगी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी किस पे, थर्मल कंडक्टिविटी का जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पर। मटेरियल क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रहा है, कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रहा है, कंडक्शन। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा टी, तो वो क्या हो जाएगा 50 - 350। ठीक है, 50 - 350 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 300 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम होता है, तो माइनस का 300 आ जाएगा। जो लेंथ या फिर जिसको हम थिकनेस बोल रहे हैं, dt/dx निकालेंगे ना यहाँ से, तो dt/dx हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, 50 -
350, और ये mm में दे रखा है, इसको मीटर में करेंगे तो 0.045 मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा dt/dx। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हमारे पास फोरियर्स लॉ क्या कहता है कि क्यू इज इक्वल्स टू के ए माइनस के ए dt/dx, यही बोलता है फोरियर्स लॉ। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो क्या कर देंगे, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस कॉपर के लिए जो कि है वो कितना है 370, वो क्वेश्चन में भी गिवन है, इंटू 50 माइनस 350, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ के पर ये टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ तो इतने मीटर पर। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लो ऑफ हीट क्या आ जाएगा 2.466 इंटू 10⁻⁶। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना मेगावाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं सिंपल सिंपल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर देता हूँ, इसको पॉज करके देख लीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हॉट प्लेट 1 मीटर क्रॉस 1.5 मीटर, ये इसकी डायमेंशन दे दी है प्लेट की। ठीक है, मेंटेन एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो प्लेट का जो सरफेस का टेम्परेचर है, प्लेट का सरफेस का जो टेम्परेचर वो कितना दिया इसने 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये, एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस ब्लोज ओवर द प्लेट। तो एयर का टेम्परेचर दिया है, मीन्स जो बाहर से जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर दिया है, क्या दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। फ्लूइड का या फिर एयर का टेम्परेचर क्या दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारे पास मीन्स स्मॉल एच, इसने क्या दिया है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास इसने क्या दिया है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये जो डाटा हमारे पास यहाँ से एरिया आ जाएगा, ये सारा डाटा जो है क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा देंगे, जो कि क्या कहता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू HATS माइनस TF, ऐसा ही बोलता है। तो यहाँ से हम सीधे कैलकुलेशन कर देंगे, H की वैल्यू क्या है 20, एरिया क्या है 1 क्रॉस 1.5 और TS क्या है 300 माइनस TF क्या है 20। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 8.4 किलो वाट। पहले ये वाट में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 8.4 किलो वाट। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 2। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कौन से लेक्चर आगे देखना चाहते हैं। जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है वो बताइए, उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।